भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर बड़ी खबर है। एलएसी के पास फिर से पेट्रोलिंग शुरू होगी और पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। पेट्रोलिंग के लिए नए प्रोटोकॉल पर अब सहमति बनी है और दोनों ओर पेट्रोलिंग के लिए 15 सैनिक होंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारत चीन सीमा विवाद पर यह बड़ी खबर है। एलएसी पर एक बार फिर से पेट्रोलिंग शुरू होगी। जी हां, आपको बताते चले कि दोनों ओर से दोनों सीमाएं पेट्रोलिंग करेगी, तो दोनों ओर पेट्रोलिंग के लिए 15 सैनिक होंगे। तो एलएसी के पास एक बार फिर से पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। तो पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। जी हां, आपको बताते चले कि भारत चीन सीमा पर लगातार विवाद देखा जा रहा था और अब ये सहमति बन गई है कि दोनों देशों के 15 सैनिक प्रोटोकॉल को लेकर पेट्रोलिंग करेंगे और साथ ही साथ दोनों ओर पेट्रोलिंग के लिए 15 सैनिक भी होंगे। तो एलएसी के पास फिर से पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच अब सहमति भी बन गई है। तो पेट्रोलिंग के लिए नए प्रोटोकॉल पर सहमति बनी है। Over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. तो भारत चीन के बीच एलएसी पर अब बात बन गई है। दोनों देश एलएसी से अपनी सीमा जो सेनाएं हैं वो पीछे हटाएंगे। दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी सीमा के भीतर गश्त कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि डेप्सांग और डेमचोक को लेकर 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल होगी और अब ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं आपको कि अब दोनों देशों के जो सैनिक हैं यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर गश्त भी की जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि एलएसी पर अब दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बन गई है। ब्रिक्स सम्मेलन में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं और अब ये एक बड़ा रास्ता यहाँ पर निकलकर सामने आया है भारत और चीन सीमा को लेकर। तो पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच ये सहमति बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपको बताते चले कि पेट्रोलिंग के लिए नए प्रोटोकॉल पर सहमति बन गई है। दोनों देशों की जो सीमाएं हैं, सीमा पर जो सेनाएं लगी हुई हैं वो पीछे हटेंगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अब पेट्रोलिंग को लेकर देखिए सहमति बनी है। तो एलएसी के मुद्दे पर भारत चीन में समझौता होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। समझौता हुआ है, एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर ये समझौता हुआ है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अब सहमति दोनों देशों के बीच बन गई है। डेप्सांग डेमचोक में फिर से पेट्रोलिंग जो है वो सेनाएं शुरू करेगी और साथ ही साथ इस प्रोटोकॉल के तहत दोनों देशों की 15 जो सैनिक हैं वो एलएसी पर गश्त करते हुए अब नजर भी आएंगे। तो पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच अब सहमति बन गई है। आपको बताते चले कि पेट्रोलिंग के लिए नए प्रोटोकॉल पर सहमति बनी है। एलएसी के मुद्दे पर भारत और चीन में समझौता होता हुआ नजर आया है। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ है। और चलिए ऐसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ एएस बहल जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर पर। सर, जिस तरीके से भारत चीन सीमा विवाद लगातार देखने को मिलता था, अब ये समझौता हुआ है, किस तरीके से आप इस पूरे मसले को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये बातें पूरी जैसे कि बताई जा रही हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी से सही है, तो इससे बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता था। ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत बड़ी जीत है कि वो इस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सके, जबकि ब्रिक्स की समिट का होने वाली है और ब्रिक्स की समिट में दोनों देश के जो लीडर्स हैं वो मिलेंगे। तो 31 वर्किंग मैकेनिज्म की मीटिंग्स अब तक हो चुकी हैं, 21 कोर कमांडर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन पेंगोंग त्सो लेक और गलवान वैली की तो हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, लेकिन जो सबसे की सॉल्यूशन थे वो था डेप्संग का और वो था डेमचोक का। डेप्संग क्यों इंपॉर्टेंट है? डेप्संग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक प्लेन एरिया है जहां पे टैंकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, उसके पास दौलत बेग ओल्डी एक एयर स्ट्रिप है जिसपे हमारे
ट्रांसपोर्ट और फाइटर जहाज भी लैंड करते हैं। और तीसरा कि डार्गोक शॉक रोड बहुत बिल्कुल पास में है, जो कि वहां से गलवान वैली तक इनफैक्ट जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया थे। और अगर ये सॉल्यूशन हमारा हो जाता है कि पेट्रोलिंग खाली 15-15 करेंगे, अगर 15-15 करेंगे, इसका ये मतलब हो गया कि ज्यादा नंबर नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ नहीं सकती और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है बनी रहेगी। तो ये कहूंगा मैं, हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। ये कहूंगा कि अगर हम प्री गलवान जो इंसिडेंट था उसके पहले का जो मई 2020 की सिचुएशन में अगर हम पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारत का जो बहुत बड़ा एक जो प्रॉब्लम था चीन के साथ, वो दूर हो जाएगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रह जाएगा, वो है मिलिटराइजेशन। मिलिटराइजेशन का मतलब है जितनी हमारी सेनाएं हैं दोनों साइड की, जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगी हुई हैं, जो कंटिन्यूअसली अलर्ट स्टेट पे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद दूसरा इस स्टेज पे भी हम मूव कर सकते हैं कि वो भी पीछे हट जाएंगी और कहीं ना कहीं शांति और बहाल होती जाएगी। जी सर, क्या दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो क्या अब एलएसी से पीछे हटेंगी? जिस तरीके से अब ये जानकारी मिल रही है कि 15-15 जो सैनिक है वो गश्त करेंगे एलएसी पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर खाली 15-15 सैनिक की बात सही है, क्योंकि ये बात स्टेटमेंट में नहीं थी, लेकिन अगर अभी आ रही है, अगर ये सही है तो ये नंबर इतना कम है कि दोनों साइड से ये इजीली कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पे नहीं पहुंच सकता। और दूसरा बहुत बड़ी अहम चीज है कि इसका एक और मतलब है, अगर 15-15 है तो कुछ डिस्टेंस की भी बात होगी, कितने डिस्टेंस के पीछे हमारे जो बाकी सेना के अंग हैं और सेना के जो एलिमेंट्स हैं वो कितना पीछे जाएंगे। अगर वो बात भी क्लियर हो जाती है तो बहुत बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि फिर हम डीमिलिटराइजेशन की तरफ बढ़ रहे होंगे। जी ठीक है सर, आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार है। श्रीवास्तव जी, ये समझौता जो हो रहा है इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? एलएसी पर दोनों जो सेनाएं हैं दोनों देशों की वो पीछे हटेंगी और गलवान के बाद अब चीन यहाँ पर बैकफुट में होता हुआ नजर आ रहा, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे समझौते को? जी देखिए, मैं इसको भारत और चाइना के संबंधों के संदर्भ में एक बेहद सकारात्मक डेवलपमेंट के तौर पर देखता हूं। और हमने ये देखा था कि अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को चाइना ने जब बिगाड़ा, उसके बाद से दोनों देशों के बीच में लगातार संबंध बेहद तनावग्रस्त हो गए। और गलवान की जो हिंसा हुई उसके बाद तो जाहिर है कि जो मिसट्रस्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन भारत ने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी थी डे वन से कि भारत अपनी 1 इंच की जमीन के साथ भी कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। और जब तक चाइना सारे विषयों को एड्रेस नहीं करता तब तक भारत और चाइना के संबंध सामान्य नहीं होंगे। यद्यपि कि पैगोंग त्सो, गलवान वैली, गोगरा हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट हुआ था, लेकिन देप्सांग और दिमचौक का जो इशू था उसके ऊपर दोनों देशों के बीच में सहमति नहीं बनी थी। लेकिन अब एक पेट्रोलिंग को लेकर के दोनों देशों के बीच में सहमति बन जाना मुझे लगता है कि ये भारत और चाइना के संबंधों के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट है। अब ये देखना होगा कि चाइना अपनी कही गई बातों पर कितना अमल करके दिखाता है, क्योंकि हम चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं करते हैं। ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का है वो तब तक फर्दर कोई स्टेप नहीं उठाएगा जब तक कि हम कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड नहीं देख लेंगे। जी, और ये सवाल यहाँ पर यही लेकिन है भारत कि देखिए चाइना के जो समझौता हुआ है चाइना के साथ, लेकिन चाइना पर भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता है कि जो समझौता हुआ है उन समझौते के तौर पर अब चाइना आगे भी बढ़े। ऐसे में भारत की तरफ से और क्या कदम आगे उठाए जा सकते हैं? देखिए, भारत की अब ये देखना होगा कि वो चाइना अपनी कही गई बातों पर कितना कैसे अमल करके दिखाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि चाइना इस दिशा में कदम उठा सकता है और जो उसने अपनी सहमति बनी है उसके अनुसार ही वो कार्य करेगा। क्योंकि आप देखिए तो चाइना की जो आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देती। चाइना की इकोनॉमी स्लो होती जा रही है और चाइना से जो बड़ी जो देश हैं वो अपनी सप्लाई चेन्स को विड्रॉ करना उन्होंने शुरू कर दिया है। भारत ने भी कई चाइनीज प्रोडक्ट्स पे बैन लगाने का कार्य शुरू कर दिया था। और चाइना जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सहयोग से ही दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी बना, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का जैसे जैसे सहयोग विड्रॉ होगा वैसे वैसे चाइना को यदि शॉर्ट टर्म में नहीं तो कम से कम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। और चाइना इस बात को समझ रहा है। इसी वजह से चाइना मेरा ऐसा मानना है कि वो आंतरिक दबावों की वजह से उसने इस सहमति को बनाने का फैसला किया है। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है
तो ये जो नया भारत है वो चाइना के फेस वैल्यू पर, जैसा कि मैंने कहा, भरोसा नहीं करता जी। और हम चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील करते हैं। चाइना जैसा कदम लेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना कदम उठाएंगे जी। और उसको अपनी कही गई बातों पर अमल करके दिखाना होगा। चाइना जाहिर है कि वर्ड से काम नहीं चलेगा, वर्ड्स को एक्शन में तब्दील करना पड़ेगा और तभी जा करके दोनों देशों के जो बीच में संबंध सामान्य होंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सहमति बनी है इसके बाद चाइना कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड इस दिशा में, पेट्रोलिंग की दिशा में अवश्य लेगा। और मैं इस बात की भी संभावना देखता हूं कि कजान में प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच में, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, एक साइड लाइन में कोई बातचीत भी हो सकती है, इस बात की भी संभावना दिखाई देती है। जी ठीक है सर, आपके पास वापस मैं लौटूंगी। बहल सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बहल सर, जिस तरीके से पाकिस्तान का अगर जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान भी लगातार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करता है, वैसे ही चीन भी लगातार सीमाओं से घुसपैठ करने की कोशिश करता है। उनके सैनिक लगातार घुसपैठी के तौर पर हम देखते हैं और घुसपैठ करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अब क्या भरोसा किया जा सकता है चीन पर, क्योंकि कश्मीर पर पाकिस्तान की नजर है, यह भी साफ तौर पर आप देखते हैं। लेकिन चीन भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर चीन की नजर गड़ाए हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। एक तो चीन और पाकिस्तान के बीच में, चाहे वो समझौता रिटर्न हो या ना हो, लेकिन उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि जहां पे भी प्रॉब्लम एरियाज आते हैं चीन और भारत के, वहीं पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान उसका एडवांटेज उठाता है। तो जितने भी आतंकी घटनाएं अभी हुई हैं, पहले जब लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे हमारी फौजें ज्यादा पहुंच गई और कश्मीर पे हमने ज्यादा अपना कंट्रोल करना शुरू किया, तो उन्होंने जम्मू रीजन के अंदर आतंकी घटनाओं को बढ़ा दिया। जब हम जम्मू पे जा रहे हैं तो वापस अभी कुछ दिन पहले जो हमला हुआ था कश्मीर के अंदर, तो जो हमारे वर्कर्स के ऊपर हुआ, जो टनल बना रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं सिचुएशन का, और वो दोनों के बीच में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। दूसरी चीज आती है कि चीन के ऊपर अभी हम जब बात करते हैं कि विश्वास करने की, विश्वास आप चीन के ऊपर कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? और उसके लिए हमारी जो सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो सैटेलाइट सर्वेलेंस है, ड्रोन है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है। ये जो पेट्रोलिंग से हम बॉर्डर एरिया से इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस इनपुट्स लेते हैं, वो हमको बहुत स्ट्रांग बनाने हैं, क्योंकि चीन ने पूरा अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करके रखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करने के बाद उसने कई हमारे देश के जो एरियाज हैं उनके ऊपर भी अपना कंट्रोल दिखाया है। पहले जो वो बोलते थे 1960s में, वो धीरे धीरे अपना बढ़ाते रहे। उन्होंने तो अरुणाचल प्रदेश को अलग से साउथ तिब्बत का नाम देते हुए हर जगह जो है, चाहे वो तवांग है या दूसरी मेजर एरियाज हैं, उनके अपने नाम दे दिए। तो हम कहां तक चीन के ऊपर विश्वास करें? वो समय को देखते हैं, और समय में अगर उनको लगता है कि इस समय उनको तैवान पे फोकस करना है, तो वो हमारे साथ एग्रीमेंट कर लेंगे और हमारी जो पेट्रोलिंग है उस पे मान जाएंगे। लेकिन क्या वो मानने को तैयार हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का अभंग हिस्सा है? वो मानना पड़ेगा उनको। और दूसरी बहुत अहम बात आती है कि चीन की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, क्या वो बदलेगी? अगर वो नहीं बदलेगी तो अभी वो ताइवान पे फोकस कर रहे हैं, उसके बाद तो हिंदुस्तान पे वापस फोकस करेंगे। तो वो चीन हमेशा एक स्ट्रेंथ की बात को समझता है। इट ऑलवेज कम्स ऑन स्ट्रेंथ। अगर हम स्ट्रेंथ दिखाएंगे तभी चीन हमारी बात मानेगा, और अभी हम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और आगे भी अगर हम दिखाएंगे और अपनी सर्वेलेंस को अच्छा रखेंगे तो कहीं ना कहीं चीन को ये लॉन्ग टर्म में समझ आ जाएगा कि भारत हम पीछे नहीं हटेगा, और भारत में जो क्लेम कर रहे हैं उस एरियाज पे भारत का क्लेम रहेगा। जी ठीक है, आपके पास भी वापस लौटेंगे सर। संजीव सर, आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे कि एलएसी पर जो ये समझौता हुआ है भारत और चीन के बीच में, आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो इससे क्या कुछ बदलाव आएगा, क्या कुछ फर्क पड़ता हुआ सीमाओं पर नजर आएगा? देखिए, भारत और चाइना के जो संबंध हैं वो अब तक सामान्य नहीं थे जी। और इस बात को हमारे लीडरशिप के द्वारा, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं हो, हमारे विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, उन्होंने इस बात को सीधा सीधा चाइना के लीडरशिप से कहा था कि इन संबंधों में सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन तभी आ सकता है जब आप रिमेनिंग इश्यूज को भी एड्रेस करें। और डेमचौक और देपसांग का जो इशू था वो एक रिमेनिंग इशू के तौर पे था। लेकिन अब ये जो पेट्रोलिंग को लेकर के सहमति बनी है, वो जैसा कि मैंने कहा कि एक सकारात्मक डेवलपमेंट है। और इस पूरे क्षेत्र में जाहिर है कि इस जो चाइना के द्वारा अनेक जो स्थितियां इनकर्जन की पैदा की गई थी, उसको रिजॉल्व करने की दिशा में एक बहुत ही अच्छा
कदम लिया गया है, एक सहमति बनी है, विजडम प्रिवेल हुआ है मैं कहूँगा। और लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ आपके जी। चैनल के माध्यम से कि भारत और चाइना के बीच में जो सीमा है वो क्लियरली और प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है। और यदि भारत और चाइना के बीच में संबंधों को भविष्य में भी लॉन्ग टर्म में रिजॉल्व करना है और जी। बेहतर बनाना है, तो दोनों ही देशों को इस बात के लिए भी अब स्टार्ट करना होगा, यदि इस तरीके की सहमति बने कि सीमा के प्रॉपर और क्लियर डिमार्केशन के लिए भी बातचीत शुरू हो, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया भी हो सकती है। लेकिन इस दिशा में भी प्रयास करने की आवश्यकता है। जी। लेकिन संजीव सर, और यदि ऐसा प्रयास जो होता है चाइना और तो भारत लॉन्ग के टर्म में रिश्तों भी के जो बीच भारत में, संबंधों के चाइना के बीच में संबंधों कुछ में टकराव हम देख रहे थे, क्या उन टकरावों में अब सुधार होता हुआ नजर आएगा इस समझौते के बाद? देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया, बल जी। साहब ने भी कहा, मैंने भी इस बात को कहा कि चाइना के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। जी। चाइना के ऊपर हम क्लोज वॉच हमें रखनी होगी, उसके एक्शंस पे हमें फोकस करना होगा कि वो कैसा एक्शन लेकर के दिखाता है। और उसके लिए हमारा सर्विलांस मैकेनिज्म, हमारा जो एक वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो लगातार होना चाहिए, और लगातार हमें उसके कही गई बातों को और एक्शंस को वेरीफाई करने की जरूरत है कि वो कितना क्या बात कह रहा है और कितनी बात वो जमीन पर करके उतार रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा अपना अगला कदम होगा। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि चाइना बेहद महत्वाकांक्षी है, वो 2049 तक दुनिया की नंबर 1 शक्ति बन जाना चाहता है, इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना चाहता है, ताइवान को वो कब्जा कर लेना चाहता है, हांगकांग के 1 कंट्री 2 सिस्टम मॉडल को बदल करके वो मेनलैंड चाइना जैसा ही सिस्टम जो है बना लेना चाहता है, और जाहिर है कि जापान के सिंकाकू आइलैंड्स पर भी उसका अपना अधिकार करना चाहता है। जी। साउथ चाइना सी के तो 90% भाग पे वो अपना सॉवरेन दावा करता है। तो ये चाइना की जो महत्वाकांक्षाएं, अति महत्वाकांक्षाएं हैं और वो बहुत बड़ी हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए हमें चाइना को लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है, और चाइना के विरुद्ध चाइना की इस तरीके की जो मंसूबों के खिलाफ जो अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, और मैं जब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं कुछ 3 बातें उसमें ऐड करना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि हमारा जो मिलिट्री की जो प्रिपेयर्डनेस है वो तो पूरी होनी ही चाहिए। दूसरा, बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी हमें लगातार तेज गति से आगे बढ़ाना होगा, जो कि 2014 से बढ़ रहा है। BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने शानदार कार्य किया है। और तीसरा, जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस है, जैसे भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ, आसियान देशों के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है, ये सभी हमें लगातार मजबूत करनी होगी। तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करने की प्रक्रिया में ये सारी चीजें आती हैं, और साथ ही साथ हमें अपने कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को भी लगातार विकसित करना होगा, क्योंकि देखिए, अंत में मैं यही कहूंगा कि चाइना का जो चैलेंज है वो एक लॉन्ग टर्म का चैलेंज है। चाइना लॉन्ग टर्म में के लिए वो काम कर रहा है, 2049 तक वो नंबर 1 बन जाना चाहता है। तो जाहिर है कि जब वो अपने मंसूबों को हासिल करने के लिए बढ़ेगा, तो ऐसे में भारत से टकराव संभव है, अपेक्षित है, और ऐसे में भारत ताकत के साथ ही ऐसी स्थितियों को डील कर सकता है। इसी वजह से चाइना के मंसूबों को ध्यान में रखते हुए, उसकी अति महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें लगातार सतर्कता भी बरतनी होगी। बातचीत से हम पीछे नहीं हटते, बातचीत लगातार होगी, और हम ये चाहेंगे कि चाइना के साथ सहमतियां बने, बातचीत हो, और जो जहां कहीं भी वो सहयोग संभव हो सके, लेकिन चाइना के मंसूबों को भी हमें ध्यान में रखना होगा, और उसके अनुसार हमें अपने आप को तैयार करके रखना होगा, अलर्ट करके अपना कार्य करना होगा। जी, चलिए ठीक है संजीव सर और बहल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए।